जय हिंद दोस्तों आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं ये आपने थंबनेल पर पहले ही देख लिया है, फिर भी यहां पर देख लो। मोशन पढ़ेंगे, मोशन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गति। ठीक है, तो यहां पर अधिकतर मेरी जो क्लास लेने वाले स्टूडेंट है 90% 95% सारे के सारे क्या है, हिंदी मीडियम के हैं। इसलिए यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आज हम पढ़ेंगे गति। ठीक है, यही गति है जिसे हम मोशन कहते हैं। अब यहाँ पे जो शब्द है छोटा सा वर्ड है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको फिजिक्स कठिन लगती है, वो जो मोशन है ये कठिन लगता है। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं और इसके बहुत सारे फैक्ट बनते हैं ऐसे जो स्टूडेंट को पता भी नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो क्लास स्टार्ट करें इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वो ये है इस वीडियो को पूरा ध्यान से आपको देखना है, समझना है। और हाँ, अपने पास में एक रजिस्टर और एक पेन बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको रखना ही रखना है, ताकि जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट ऐसे लगे कि हाँ ये फैक्ट कुछ अलग है जो हमने नहीं पढ़ा था, या फिर ये चीज़ें हमें लिखने की आवश्यकता है तो लिख ले उसे। ठीक है, और बाकी दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इस फिजिक्स को बहुत आसान समझें, कठिन बिल्कुल भी नहीं माने, क्योंकि बहुत आसान है। यदि आप मेरे साथ में बने रहेंगे वीडियो में और मेरे हर एक वीडियो को आप ध्यान से देखते जाएंगे तो आपको हर एक चीज़ बहुत बारीकी से और बहुत अच्छी तरीके से समझने की समझ में आएगी। ठीक है, और मैं अपनी तरफ से 100% ये पूरा कोशिश करूंगा आपको हर एक बात आसान लैंग्वेज में आसान तरीके से आपको समझा सकूं। राइट, बस इतना ही काम करना है। और दूसरा ये है कि आप चैनल पे यदि नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन जरूर दबा लेना है, ताकि आपको हर टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक, और बाकी आपको जहां पर भी कुछ भी कमी लगे, 1% भी आपको कमी लगे, ऐसा लगता है कि सर यहाँ पर यदि कुछ इस तरीके से हम कर लेते, इस तरीके से कुछ समझा देते तो और भी बेहतरीन तरीके से हम समझते। ठीक है, तो आप सजेशन दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हो, लिखे जरूर। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि जो मोशन है, गति है, ये क्या है। देखो, इसको समझो सबसे पहले गति को। तो गति को यहाँ पे समझे उससे पहले आप ये देख लो कि यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है ये आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, जितनी बार मैंने अभी तक जो बोला है इस बीच में आपने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा कि ये वीडियो किन किन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसे देखें तो एमपीपीएससी प्री, जेई, नीट और उसके बाद में आरआरबी, एएलपी बोलो या फिर टेक्नीशियन बोलो, और उसके बाद में रेलवे की जितनी भी एग्जाम्स होती है उन सभी के लिए फिजिक्स कंपलसरी होती है और प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एसएससी, पुलिस, एमपीएसआई। अब एमपीएसआई की जगह आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उसकी एसआई की, दरोगा की इनकी एग्जाम होती है, उसके लिए फिजिक्स कंपलसरी है। राइट, तो ये यहां पर इसलिए लिखा था ताकि आपको क्लियर हो सके कि हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये सब्जेक्ट, ये वीडियो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। राइट, चलिए तो इसको अब यहां से हटा लें। चलिए दोस्तों, तो अब यहां पर देखें जो मोशन है, गति है, ये क्या है इसको देख ले, थोड़ा सा समझ लें अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यहां पे सिंपली हम बोलेंगे एक वर्ड में, एक लाइन में, तो किसी भी वस्तु के स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलेंगे, गति बोल देंगे। ठीक है, पोजीशन, यहां पे मोशन इन पोजीशन, तो यहां पे देख लो चेंजेस इन पोजीशन, चेंज या चेंजेस इन पोजीशन, पोजीशन। ठीक है, सिंपल है कि किसी वस्तु के जो पोजीशन होती है उसमें जब बदलाव होता है तो हम मानते हैं कि यहां पर गति हो रही है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु के पोजीशन में चेंज होना ही क्या है, गति है, सिंपल है। ठीक है, तो आपको यहां पे एग्जाम में क्या है उसकी गति की परिभाषा नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको यहां पर यह बोलेंगे कि कोई वस्तु गतिशील है, तो कैसे आपको पता चलेगा कि यह गतिशील है। ठीक है, और यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो कैसे आपको पता चलेगा कि यह विराम अवस्था में है। ठीक, तो दो चीजें यहां पर समझेंगे कि यहां पर पहला, गति में पहला क्या आता है, इसमें पहला आता है रेस्ट पोजीशन। क्या होता है, रेस्ट पोजीशन, पोजीशन। राइट, अब रेस्ट पोजीशन मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं विराम अवस्था, विराम अवस्था, अवस्था। ठीक है, तो विराम अवस्था, इसको यहां पर समझना है। और फिर यहां पर हम समझेंगे किसको, गति की अवस्था। ठीक है, दूसरी क्या है, गति की अवस्था, गति की अवस्था, की अवस्था, अवस्था। ठीक है, तो गति की अवस्था ये हुआ। ठीक, तो इस तरीके से यहां पर ये मोशन है, गति की अवस्था है, और यहां पर क्या है, एक रेस्ट इन पोजीशन है, मतलब यहां पे विराम अवस्था है। ठीक है, तो यहां पर देख लो विराम अवस्था क्या होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहां पर देखें कि यहां पर एक पेड़ है, ये वाला, ठीक है, पेड़ है, और उस पेड़ के सामने यहां पे आप खड़े हैं। ठीक है, या फिर कोई लड़का यहां पर खड़ा हुआ है। अब ये लड़का यहां पे खड़ा होकर इस पेड़ को देख रहा है यहां पर, और ये देख रहा है कि पेड़ एक जगह स्थिर है, मतलब इसकी प्रारंभिक अवस्था में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है,
मान लो किसी कोई वस्तु है यहां पे है और यहां से धीरे धीरे लुढ़क के यहां पे जा रही है, इसका मतलब ये है कि इसकी प्रारंभिक अवस्था जो होती है, प्रारंभिक, ये कौन सी है, ये क्या है, प्रारंभिक अवस्था है, ठीक। और उसके बाद में यहां पे ये क्या है, अंतिम स्थिति है, अंतिम अवस्था या अंतिम स्थिति बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो अंतिम स्थिति यहां पर ले लो। तो जो विराम अवस्था होती है उसे हम कैसे पता करेंगे, किसे कहते हैं विराम अवस्था? तो किसी भी व्यक्ति के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना होना क्या कहलाता है, विराम अवस्था कहलाता है, ठीक है। या फिर सिंपल ऐसा समझो कि इस व्यक्ति के सापेक्ष इस पेड़ की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है, इसकी पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये पेड़ जो है ये विराम अवस्था में है, रेस्ट की अवस्था में, ठीक है। मतलब ये घूम फिर नहीं सकता है, इसलिए क्या है, रेस्ट की अवस्था में, किसके, इस व्यक्ति के सापेक्ष, राइट। इस तरीके से यहां पर यह है विराम अवस्था। सिंपल यहां पर ले लो कि एक और एग्जांपल यहां पर ले सकते हैं, क्या कि एक गाड़ी यहां पर क्या है, खड़ी है, यहां पे क्या है, एक गाड़ी एक खड़ी है, इस तरीके से यहां पे गाड़ी जैसे तैसे हम बना लेते हैं, ठीक है। गाड़ी यहां पे खड़ी है ये वाली। अब ये गाड़ी अभी क्या है, अभी खड़ी हुई है और इसके पास में एक व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है, ठीक है। सपोज यहां पे आप खड़े हैं, देख रहे हैं, ठीक है, ये है। तो जब यहां पर ये खड़ी है और ये व्यक्ति भी यहां पे खड़ा होकर देख रहा है और ये देख रहा है कि इस गाड़ी जहां पे खड़ी है ये वहीं पर ही खड़ी है, मतलब इसकी पोजीशन में प्रारंभिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। प्रारंभिक अवस्था मतलब जहां पे खड़ी है वो प्रारंभिक अवस्था है। यदि वहां से यहां से ये प्रारंभिक अवस्था, ये अंतिम स्थिति है, अंतिम अवस्था है, ठीक है। तो यहां से यदि यहां तक उठ के ना ये वस्तु आ गई तो क्या है कि इसकी स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन हो गया, तब जाके ना अंतिम स्थिति मिलेगी आपको, ठीक है, ठीक। तो इसको हम यहां पे, इसको हम क्या बोलेंगे कि यहां से ये वस्तु यहां पे गई, मतलब क्या है, इसने गति की, ठीक। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पर इस व्यक्ति के सापेक्ष इस वस्तु में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो वस्तु है ये कैसी है, ये विराम अवस्था में। क्लियर है इतना? अब यहां पर देखो इसको, गति की अवस्था को, हालांकि इसी को मैंने यहां पे पूरा समझा दिया लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं गति की अवस्था। अब गति की अवस्था मतलब कैसे, सिंपल, एक व्यक्ति यहां पर खड़े हैं या फिर आप खुद ट्रेन में कहीं आपको जाना है और आप प्लेटफॉर्म पर जाकर खड़े हैं, ठीक है, और उधर से स्पीड में कोई गाड़ी आपके सामने से निकल के जा रही है। तो आपने ये देखा कि उस गाड़ी को जब देखा तो उसका जो इंजन है पहला वाला, शुरुआत वाला, ठीक है, वो इंजन शुरुआत में जब आपने देखा तो वहां पे था और उसके बाद में फिर आगे निकल गया। इसका मतलब यह है कि उस इंजन की स्थिति में परिवर्तन हो गया, प्रारंभिक स्थिति वहां पे थी और अंतिम उधर आपने देखा, जो आपने पहले देखा वो प्रारंभिक अवस्था है, प्रारंभिक स्थिति है, लेकिन जो आपने लास्ट बार देखा उस इंजन को वो क्या है, अंतिम स्थिति है। तो किसी भी वस्तु की स्थिति में जब परिवर्तन होता है, किसके, आपके सापेक्ष, ठीक है, तो उस वस्तु को हम क्या बोलेंगे कि वो वस्तु गतिशील अवस्था में। क्लियर हुआ इतना? तो इस तरीके से आप ले सकते हैं, किसी भी उदाहरण को ले सकते हैं, ठीक है, कोई गाड़ी को ले सकते हैं या फिर कोई और व्यक्ति को ले सकते हैं कि आप खड़े हैं यहां पर और एक व्यक्ति पहले यहां पे खड़ा था और धीरे धीरे खिसक के वहां पे आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि उस व्यक्ति की पोजीशन में क्या हुआ, चेंजेस हुआ, प्रारंभिक अवस्था उधर है, अंतिम अवस्था वहां है, मतलब प्रारंभिक स्थिति उसकी वहां पे थी और अंतिम स्थिति इधर यहां पर है। तो स्थिति में परिवर्तन हुआ, मतलब क्या है, वो जो व्यक्ति है वो गतिशील है, राइट। तो इस तरीके से ये गति अवस्था में हम बोल देंगे। तो क्लियर है यहां पर विराम अवस्था और गति अवस्था किसे कहते हैं, यहां पर क्लियर हो गया, ठीक। अब यहां पर हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे यहां पर बढ़ेंगे और ये समझेंगे कि जो गति होती है ये कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो गति की जो प्रकार है, इसके अवस्था है वो कौन कौन सी है, तो गति यहां पे लिखेंगे, गति के प्रकार आपको कई बार से किताबों में इसकी अवस्थाएं मिलेगी, ठीक है, या फिर प्रकार भी मिल सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पे गति के प्रकार। गति के प्रकार कितने होते हैं, तो गति के प्रकार यहां पर आपको मिलेगा 3, ठीक है। अब 3 प्रकार कौन कौन से हैं, इसको बहुत आसानी से सही तरीके से समझना है। ये वीडियो यहां पर देखने के बाद में आपको परमानेंटली ये चीजें याद रह जाएगी, ठीक है, आपको रटने की कहीं पर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गति के प्रकार 3 होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है, या गति की अवस्थाएं कितनी होती है, 3 होती है। अब कौन कौन सी, तो सबसे पहला वाला यहां पर देखो, सबसे पहला यहां पे एक विमीय गति, एक विमीय गति, ठीक है। तो एक विमीय गति, एक तो ये है, और दूसरा यहां पर देख लेंगे दूसरे नंबर पे, इसको बोलेंगे द्विविमीय गति, द्विविमीय
गति, ठीक है, द्विविमीय गति, यहां पर ये हो जाएगा। और उसके बाद में फिर यहां पर तीसरे नंबर पे देख लेंगे त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति, ठीक है, त्रिविमीय गति। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 प्रकार से गति होती है। तो गति के प्रकार कितने हुए? तो गति के प्रकार कितने हुए? 3 हुए, ठीक। अब 3 कौन कौन से हैं? तो पहला एक विमीय है, दूसरा द्विविमीय, तीसरा त्रिविमीय। अब इनको यहाँ पे डिटेल में हम समझेंगे। यहाँ पर मात्रा को थोड़ा सा सही कर लेना, यहाँ पे इसको गलती से आगे लगा दे, ये आएगा इधर, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे समझे कि एक विमीय गति किसे कहते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे पहले इनको हटा ले, ठीक है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है, ले लो, या फिर लिखना चाहे तो वीडियो को रोक कर इसको लिख लें। उसके बाद इसको हटा के आपको पूरा क्लियर करता हूं कि जो एक विमीय गति होती है ये क्या होती है, ठीक है। तो यहां पर लिखें इसको, चलिए यहां पर सबसे पहले नंबर पे है एक विमीय गति, ठीक है, एक विमीय गति। तो एक विमीय गति किसे कहते हैं ये यहां पे समझेंगे, ठीक। अब देखो कोई भी वस्तु, जैसे कि एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन की यहां पर पटरी है ये वाली, तो यहां से यहां तक इस तरीके से इसको ट्रेन को जाना है, ठीक है, और पटरी कैसी है? एकदम सीधी है, ठीक है, एक लाइन है। तो इस तरीके से अब सीधी पटरी ये है और इस पर कोई ट्रेन दौड़ेगी तो एकदम सीधी जाएगी, ठीक है, सीधे सीधे जाएगी। इसका मतलब ये है कि कोई भी वस्तु जब एक सरल रेखा में गति करती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे एक विमीय गति, मतलब एक ही विमा में गति करती है। कैसे? तो देखो यहां पर आपने पढ़ा है यहां पे कि ये वाला जो अक्ष होता है ये एक्स अक्ष होता है, ठीक है, एक्स अक्ष होता है, राइट। तो यहां पे इधर की साइड धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक होता है, जो भी मैथ्स में धनात्मक ऋणात्मक, लेकिन यहां पर आपको प्लस माइनस को नहीं देखना है, कोई मतलब नहीं है यहां पे, ठीक है। तो एक्स अक्ष यहां पे ये हुआ और यहां से आप बनाते हैं ये वाला, तो ये होता है वाई अक्ष, ठीक है, ये वाई अक्ष होता है। अब क्या होता है कि ये जो ट्रेन है ना, ये एक सीधी रेखा में गति कर रही है और किस अक्ष के समांतर गति कर रही है? तो एक्स अक्ष के समानांतर ये ट्रेन गति कर रही है, ठीक है। अब एक्स अक्ष क्या है? ये एक विमा है, ठीक है, इसलिए यहां पर इस ट्रेन की जो गति है वो एक विमीय गति कहलाएगी, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। और किसके समानांतर गति करेगी? तो एक्स अक्ष के समानांतर गति करेगी, ठीक है। तो इसको एक्स अक्षीय गति भी कहते हैं। 2 बातें यहां पर क्लियर हुई, ठीक। क्या हुई कि एक तो ये है कि ये जो ट्रेन है या फिर कोई भी गाड़ी जब सरल रेखा में गति करें तो उसे एक विमीय गति कहते हैं, ठीक है, सरल रेखा में। यहां पे लिख दे रहा हूं, कोई वस्तु जब कोई वस्तु कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर इतना क्लियर हुआ कि एक विमीय गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करे उसे एक विमीय गति कहते हैं। और इस गति को दूसरी तरीके से हम क्या कह सकते हैं? तो इसको एक्स अक्षीय गति भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स अक्षीय, क्योंकि एक्स अक्ष के समानांतर गति करती है, इसे एक्स अक्षीय गति भी कहते हैं। इसे एक्स अक्षीय गति भी कहते हैं। और दूसरा यहां पर कभी कभार आपको यह भी पूछ लें कि एक विमीय गति में एक्स अक्ष और वाई अक्ष में क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। 11th क्लास में जब हम पढ़ते हैं तो पूरा डिटेल में, ठीक है। जब एक विमीय गति, कोई वस्तु एक विमीय गति करती है तो उसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड अक्ष होता है, ठीक है, उनमें क्या परिवर्तन होता है? तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहां पे क्लियर हुआ। अब इसके बाद फिर यहां पर देखें, अब बात करते हैं किसका? द्विविमीय गति, दूसरे नंबर पे द्विविमीय गति, ठीक है। चलिए, तो द्विविमीय गति किसे कहते हैं? तो आपने कई बार यहां पर देखा होगा कि जब आपके हाथ में क्या है, कंचे हैं, जो बच्चे खेलते हैं कंचे, जिसे अंटे भी बोलते हैं, कंचे हैं, उनको यदि 2 कंचे लिए, 2-3 कंचे लिए और आपने क्या है कि थोड़ा सा इस तरीके से घुमा के और वहां पे एक थाली आपके पास है, उस थाली के अंदर छोड़ दिए, ठीक है, तो क्या करेगा? कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, इस तरीके से गति करेगा। एक समतल है, थाली कैसी समतल है, उस समतल में कोई वस्तु गति करती है तो उसकी इस गति को हम क्या बोलेंगे? उसकी इस गति को हम बोलेंगे द्विविमीय गति,
ठीक है। या फिर आपने कैरम बोर्ड की जो गोटियां वगैरह आती है जिसमें पाउडर वाउडर लगा के इस तरीके से खेलते हैं पूरा, ठीक है, तो वो जो कैरम बोर्ड की जो गोटी होती है वो कैसी गति करती है, वो द्विविमीय गति करती है। क्यों? क्योंकि समतल में गति करती है। दूसरा समझ में आया यहां पर। अब तीसरा यहां पर आपको बता दे रहा हूं। यदि कोई ट्रेन है, वो ट्रेन मान लो से कि समतल इस तरीके से जा रही है, ठीक है, इधर उधर घूमते हुए जा रही, कभी उधर जा रही कभी उधर जा रही इस तरीके से, लेकिन समतल जगह में गति कर रही है, तो उसकी भी गति को हम क्या बोलेंगे, उसकी गति को हम बोलेंगे यहाँ पे द्विविमीय गति। लेकिन ध्यान रखना जो ट्रेन है वो एक सरल रेखा में गति करती है, इसलिए यहाँ पे उसको एक विमीय गति के अंतर्गत ही रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा उदाहरण यहाँ पे इसका द्विविमीय गति का ये ले सकते हैं हम। द्विविमीय गति में इसमें मान लो से कोई एक व्यक्ति, एक लड़का है, ठीक है, वो लड़का क्या है कि उनके गाड़ी उनके हाथ में है या पल्सर उनके हाथ में है, ठीक है, वो पल्सर लेके कहीं पर जा रहा है। अब पल्सर लेके जा रहा है लेकिन उनके पीछे या तो उनकी मदर है या फिर उनके फादर बैठे हुए, तो क्या करेगा वो, तो आराम से चलाएगा मस्त तरीके से एकदम और सीधे सीधे चलाएगा, ठीक है, किसी भी प्रकार से इधर उधर पायलटिंग वगैरह नहीं करेगा वो। यदि पायलटिंग करेगा तो उसको पीछे से प्रसाद मिल जाएगी, ठीक, इसलिए नहीं करेगा, सीधे सीधे जाएगा। इसका मतलब सीधे सीधे जा रहा है वो, तो कौन सी गति हुई, एक विमीय गति हुई। लेकिन वहीं पर उसकी गाड़ी पर, पल्सर पर कोई लड़की बैठ जाए या फिर उसकी जीएफ बैठ जाए, गर्लफ्रेंड बैठ जाए, तो फिर उसकी जो गति होगी वो ट्रैफिक मान लो से कहे तो कैसी होगी, कभी उधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है और फुल स्पीड में एकदम, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मोड़ लेते हुए गाड़ी को भगा के ले जाएगा। तो इस तरीके से मोड़ लेते हुए गाड़ी को भगा के ले जा रहा है, कहाँ पर ले जा रहा है, रोड के ऊपर ही चला रहा है ना, रोड के ऊपर, रोड कैसा है, समतल है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे समतल पे गति हो रही है, लेकिन कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर इस तरीके से गति हो रही है। तो इस टेढ़ी मेढ़ी जो गति है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे द्विविमीय गति, ठीक है। जब पेरेंट्स को बिठा के ले जा रहा था तो एक विमीय गति कर रहा था, लेकिन जब जीएफ को बिठाया तो द्विविमीय गति हो गई यहाँ पर, ठीक। तो इस तरीके से आप आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मैं सिंपल यहाँ पे वर्डों में लिख दे रहा हूं, समतल में होने वाली गति को हम द्विविमीय गति कहते हैं, ठीक है। जब कोई वस्तु किसी समतल में गति करे, किसी समतल में गति करे, तो वस्तु की इस गति को द्विविमीय गति कहते हैं, द्विविमीय गति कहते हैं, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये है। बाकी उदाहरण मैंने आपको बहुत सारे लेके बता दिए हैं, ठीक है। कैरम बोर्ड वाली जो गोटी है उसका, या फिर जो कंचे वगैरह होते हैं उनको जमीन पे अपने फर्श पे फैला दो तो वो इधर उधर पूरी गति करेंगे समतल में, वो द्विविमीय गति है। और बाकी जो लड़के वाला जो पल्सर वाला है, जो जब जीएफ को बिठा के ले जाए तो उस टाइम वाली जो गति है कौन सी है, वो द्विविमीय गति है। लेकिन जब पेरेंट्स को बिठा के ले जाए तो कौन सी हो जाएगी, एक विमीय गति हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे द्विविमीय गति में एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों पे गति होती है, इसलिए द्विविमीय गति कहते हैं इसको, ठीक है। ये एक विमा है, ये भी एक विमा है, दोनों विमाओं में जब गति होती है तो द्विविमीय गति होती है। कैसे, यहाँ पे मान लो सपोज मान लिया कि यहाँ पे एक कैरम बोर्ड है, अब यहाँ कोई व्यक्ति बैठा, यहाँ से कैरम को, उसको जो गोटी होती है उसको इस तरीके से मारेगा तो ये यहाँ पर जाएगा, कहाँ पे, इधर जाएगा। अब यहाँ पे जाएगा, यहाँ से टकरा के फिर यहाँ पे आएगा और यहाँ से टकरा के वापस यहाँ पे जाएगा, और हो सकता है ये इधर जाए वापस इधर जाए, इस तरीके से आपने देखा है। तो ये जो गति है उसको हम बोलेंगे क्या, द्विविमीय गति। इतना यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखें, उदाहरण यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल के बता दे रहा हूं। तीसरा वाला देखो, त्रिविमीय गति, विमीय गति, राइट। तो त्रिविमीय गति क्या होती है, थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लें, ठीक है। अब थ्री डायमेंशनल मोशन का मतलब ये है कि जहां पर एक्स अक्ष भी है, वाई अक्ष भी है और जेड अक्ष भी है। अब जेड अक्ष कहां पे बनेगा इसमें, ठीक है, जेड अक्ष का तो पता नहीं, हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं होता ज्यादा। तो देखो यहाँ पर एक समतल है, इस तरीके से एक प्लेट ली, ठीक है, या फिर कोई कॉपी ली, तो उसमें एक लाइन यहाँ पे ये खींच ली, ये एक्स अक्ष हो गया, और दूसरी इस तरीके खींच ली तो वाई अक्ष हो गया। लेकिन एक्स जो जेड अक्ष होता है वो इसे खड़ा होता है, कैसा होता है, खड़ा होता है, ठीक। तो इस तरीके से ये यहाँ पर बनाना एकदम से पॉसिबल नहीं, संभव नहीं है, लेकिन आपको बता दे रहा हूं कि एक्स अक्ष ये है, वाई अक्ष ये वाला खींच दिया, लेकिन जो खड़ा है इस तरीके से वो क्या है, जेड अक्ष है। तो जब कोई वस्तु एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों अक्षों पर गति करे, तीनों विमाओं में गति करे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, त्रिविमीय गति। कैसे, जब कोई, ठीक। और अब यहां पे उदाहरण हम ले लें कि क्या, जब कोई वस्तु आसमान में,
कहां पर, आसमान में गति करे तो उसकी उस गति को क्या बोलेंगे हम, त्रिविमीय गति बोलेंगे। कैसे कि आसमान में कोई मान लो से कि पक्षी उड़ रहा है तो वो इधर भी जा सकता है, ठीक है, इस तरीके से जा सकता है, ऐसे ऐसे भी जा सकता है, और वापिस यदि वो नीचे आए एकदम तो एक्स अक्ष के समानांतर नीचे की साइड आएगा, इस तरीके, जैसे बाज किसी पक्षी को अपना शिकार करता है तो वो इस तरीके से आता है सीधे सीधे एकदम, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये आकाश वाली गति, आसमान में होने वाली जो गति है ये कौन सी है, त्रिविमीय गति है। उदाहरण में ले सकते हैं पक्षी का आकाश में उड़ना क्या है, त्रिविमीय गति है। उसके बाद हवाई जहाज का आकाश में उड़ना क्या है, त्रिविमीय गति है, राइट। तो इस तरीके से यहां पे आप ले सकते हैं। तो जब कोई वस्तु, यहां पे लिख सकते हैं, जब कोई वस्तु देखो जल्दी जल्दी यहां पे लिखता हूं इसलिए तो हो सकता है थोड़ा सा आपको कोई राइटिंग में थोड़ा दिक्कत आए या फिर समझने में कोई दिक्कत हो सकती है, कोई वर्ड आपको सही तरीके से ना दिखे, लेकिन आपको समझना है, जो बोल रहा है उसको समझना है, ठीक है। जब कोई वस्तु आसमान में गति करे, आसमान में गति करे तब उसकी इस गति को क्या कहते हैं, त्रिविमीय गति कहते हैं। त्रिविमीय गति कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। तो इस तरीके से यहां पे ये हो गया त्रिविमीय गति। तो दोस्तों यहां पर उम्मीद करता हूं कि आपको जहां पे ये तीनों चीजें मैंने बताई है, एक विमीय गति सीधे सीधे तीर की तरह जाना, ठीक है, क्या है, एक विमीय गति, ट्रेन की गति एक विमीय गति, राइट, और द्विविमीय गति की समतल में गति करना, त्रिविमीय गति आकाश में, आसमान में पक्षी का उड़ना, हवाई जहाज का उड़ना, या फिर ऊपर से किसी वस्तु का गिरना, इस तरीके से हम ले सकते हैं। तो ये जो आसमान वाली गति है उसे हम त्रिविमीय गति कहते हैं, राइट। तो दोस्तों यहां पर इतना क्लियर हुआ है। अब इसमें कोई मैं मान लो कि 1% भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सर यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, राइट। अब इसके बाद ये लिख लें एक बार आप, ठीक, अपनी कॉपी में उतार लें। अब उतारने के बाद में फिर हम जाते हैं आगे, और इस गति को परफेक्ट तरीके से समझने के लिए आपको 3 शब्दावलियां यहाँ पर समझना है कि दूरी क्या होती है, चाल क्या होती है, और वेग क्या होता है, और विस्थापन क्या होता है। ये 4 चीजें हैं जिसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। चलिए इसको लिख ले एक बार। चलिए दोस्तों अब यहां पर देखें, यहां पर कुछ शब्दावलियां हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जिनके बारे में कई बार प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। परिभाषाएं नहीं देते हैं, लेकिन इनके साथ में जो फैक्ट मैं बताऊंगा वो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं, ठीक। देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे दूरी। तो दूरी क्या है, जब स्टूडेंट इसको देखता है दूरी, अरे यार ये तो सिंपल सा वर्ड है, क्या है इसमें, लेकिन इससे जुड़े हुए फैक्ट जो पूछते हैं ना वो आपको नहीं आएंगे, नहीं आते हैं, ठीक है। अभी मैं एक क्वेश्चन करूँ यहाँ पर कि दूरी का मात्रक क्या है, तो यहां पर बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे, ठीक है। दूरी का विमीय सूत्र क्या है तो नहीं बता पाएंगे। यही चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस यहां पे सिंपल सा वर्ड देख के हमें अनुमान नहीं लगाना है कि ये बहुत सरल है, ठीक है, सरल तो है लेकिन समझ में आए तब। अब डिस्टेंस, दूरी मतलब क्या है, डिस्टेंस। अब दूरी किसे कहते हैं, दूरी किसे कहते हैं, तो सबसे पहले यहां पर देखो, किसी वस्तु द्वारा तय मार्ग की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। मतलब सिंपल है कि यहां पर एक गाड़ी है, ये गाड़ी है, यहां पर, यहां से चल के इसको यहां तक जाना है और यहां पे ये आ गई, ठीक है, इस तरीके से ये गाड़ी यहां पे आ गई। तो ये गाड़ी ने यहां से लेके यहां तक गई तो इसमें कुछ दूरी तय की, ठीक है, और यहां तक की दूरी मान लिया अपने 5 किलोमीटर है, ठीक है, 5 किलोमीटर है। तो इस वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई ही 5 किलोमीटर है, ठीक है। इस मार्ग की लंबाई कितनी, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर गई तो 5 किलोमीटर है, और थोड़ा सा आगे जाएगी 10 किलोमीटर होगा। तो जो 10 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, ये वास्तव में है क्या, ये उसकी लंबाई है, किसकी, इस मार्ग की, इस रोड की, इस सड़क की, ठीक है, या फिर इस ट्रैक की यदि ट्रेन हो तो इस तरीके से किसी भी वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम बोलेंगे क्या, यहां पे बोलेंगे दूरी, ठीक है। तो सिंपल यहां पे डायग्राम बना के लिख देना है, मार्ग की लंबाई, मार्ग की लंबाई ही क्या है, दूरी है। मार्ग की लंबाई को ही क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे, ठीक है। इतना यहां पर क्लियर हुआ। अब बात करते हैं यहां पर यह है कि जो मार्ग की लंबाई होती है इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है। तो यहां पर देखो इसकी मात्रक, दूरी का मात्रक, दूरी के लिए बात करें, ठीक है, इसका मात्रक यहां पर हो जाएगा क्या, मीटर, क्या है, मीटर।
अब यहाँ पे फिर बात करें तो इसका विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र, और फिर यहाँ क्या है तो यहाँ पे लिख दिया M0L_T0, ये है इसका क्या, विमीय सूत्र। और ये बहुत सारे लोगों को यहाँ पे क्लियर नहीं होता है, पता नहीं होता है, ठीक है। कैसे बनता है, ये बनाना कैसे है, तो ये आप देख सकते हैं पिछले वाली वीडियो में, पिछली वाली क्लास में मैंने ये बताया था कि यहाँ पे जो विमीय सूत्र होता है ये हम कैसे याद रखते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है। रटना नहीं है, बनाना कैसे ये समझ लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर देखना है कि जो दूरी होती है ये दूरी धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है या फिर शून्य होती है, कौन सी होती है। तो यहां पर ध्यान रखना कि ये कैसी होती है दूरी, ये सदैव धनात्मक होती है, धनात्मक। इतना यहां पे क्लियर हुआ, राइट। तो इतनी चीजें आपको यहां पे याद रखना है। परिभाषा उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर से बता रहा हूं, लेकिन यहां पर ये चीजें जो मैंने लिखी है, 3 चीजें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी भी गई है, क्लियर रहता। चलिए अब देखें यहां पर आगे विस्थापन, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो यहां पे विस्थापन क्या होता है, वैसे देखें तो विस्थापन और यहां पे जो दूरी है ये दोनों एक ही है, फर्क केवल एक चीज का है, वो है दिशा का। किसका, दिशा का, डायरेक्शन का, ठीक है। दूरी में क्या है, दिशा नहीं होती है, लेकिन यहां पे विस्थापन है ये किसी न किसी दिशा में होता है, क्लियर है। इसलिए यहां पर ये बोल सकते हैं कि जो दूरी है ये कैसी है, अदिश राशि है, अदिश, जबकि जो विस्थापन है ये कैसा है, सदिश राशि, सदिश राशि, ठीक है। इस तरीके से अब इसकी विस्थापन की परिभाषा क्या कहती है, थोड़ा सा इसको समझ ले। यहां पर देखें, किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच चली गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा वही फंडा है कि यहां पे एक वस्तु है, यहां से यहां तक गई है, तो यहां से यहां तक जब वस्तु गई तो ये इसकी प्रारंभिक अवस्था है, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था है, और ये है इसकी अंतिम अवस्था, अंतिम अवस्था, ठीक है। तो किसी वस्तु के द्वारा जब कोई दूरी तय की जाती है तो उसकी प्रारंभिक अवस्था, ये प्रारंभिक अवस्था और अंतिम स्थितियों के बीच चली गई न्यूनतम दूरी, ये वाली जो दूरी है, ये दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है, राइट। न्यूनतम दूरी, इतना केवल याद रखना कि न्यूनतम दूरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन, ठीक। यहां न्यूनतम दूरी का इस्तेमाल नहीं किया, यहां पे मार्ग की लंबाई का इस्तेमाल किया है, बाकी यहाँ पे दोनों है वही, ठीक है। बस ये है कि इसमें क्या होता है, दिशा होता है, दिशा, दिशा, ये किसी न किसी एक दिशा में विस्थापन होता है। कोई वस्तु एक दिशा में जाती है तो उसे विस्थापन कहते हैं, ठीक है, ये है। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखो तो ये धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। इसकी तीनों कंडीशन बनेगी, लेकिन दूरी सदैव कैसी रहेगी, धनात्मक रहेगी, राइट। इस तरीके से अब दूरी मान लो से यहाँ से कोई वस्तु यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से घूम के ऐसे घूम के ऐसे घूम के वापस यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे जो दूरी है ये कैसी दूरी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, तो फिर दूरी उसको बोलेंगे ही नहीं, इसलिए यहाँ पे ये दूरी नहीं रहेगी। दूरी यहाँ पे कैसी रहेगी, यहाँ से जब वस्तु इधर की साइड गई, यहाँ रुक गई, तो यहाँ पे ये क्या है, मार्ग की लंबाई है, मतलब क्या है, दूरी है, ठीक है। और लंबाई ऋणात्मक नहीं होगी, धनात्मक होगी, ठीक है। इसलिए दूरी कैसी है, धनात्मक है, लेकिन विस्थापन ऋणात्मक है, शून्य भी है और यहाँ पे धनात्मक भी है, क्लियर इतना। चलिए तो अब यहाँ पर इतना यहाँ पे विस्थापन के बारे में क्लियर हुआ। अब देख लें आगे स्पीड, स्पीड ये चाल, इसको हम किसे कहते हैं, तो इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या बोलेंगे, इकाई समय में वस्तु द्वारा तय दूरी को स्पीड कहते हैं या फिर चाल कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से अब वस्तु यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो कोई मान लो से कोई कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, ठीक है, और टाइम लगेगा और दूरी भी तय की है, तो हम सूत्र लिखते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय, ठीक है। तो कोई वस्तु की चाल क्या होती है कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, इकाई समय है और ये तय दूरी है, तो इकाई समय में तय की गई दूरी को हम क्या बोलेंगे, चाल बोलेंगे। इतना यहाँ पे क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देख लो स्पीड के बारे में थोड़ा सा कि स्पीड यहाँ पे कैसी होगी, तो यहाँ पर ये रहेगा अदिश राशि, ठीक है। स्पीड कैसी रहेगी, अदिश राशि, इसकी कोई दिशा नहीं होगी इसलिए अदिश रहेगी, अदिश रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर इसका एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक ये होगा मीटर पर सेकेंड होगा, क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड होगा, क्लियर है इतना। अब यहाँ पे देखो वेग को, वेलोसिटी, अब ये स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ही है, फर्क इतना है कि इसमें दिशा है, इसमें दिशा नहीं है, ठीक है। इसमें दिशा है, इसमें दिशा नहीं है, जैसे दूरी में दिशा नहीं है और इसमें दिशा है, इन दोनों में दिशा का फर्क है,
ठीक है, लेकिन इसमें इन दोनों में भी दिशा का ही फर्क है। तो यहाँ पर इसमें दिशा होती है, इसलिए इसको सदिश बोलते हैं, सदिश, सदिश राशि। ठीक है, ये है क्योंकि इसमें दिशा होती है। और बाकी इसका जो मात्रक होता है, मात्रक वो क्या होता है, तो ये भी मीटर पर सेकेंड ही होता है। मीटर प्रति सेकेंड जो इसका स्पीड का है वो इसका है। ठीक है, दोनों का सेम सेम है। अब इसका वेग की परिभाषा क्या है, थोड़ा सा इसको देख ले। यहां पे देखो, इकाई समय में वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में, क्या बोला इसमें, एक निश्चित दिशा में तय दूरी को हम वेग कहते हैं। इसमें निश्चित दिशा का इस्तेमाल नहीं हुआ है, केवल इकाई समय का इस्तेमाल हुआ है और दूरी का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, जबकि यहां पे एक निश्चित दिशा भी है, तो यहां पे क्या हुआ, वेग। राइट। अब दोस्तों यहां पर जो वेग है, स्पीड है और दूरी है और ये विस्थापन है, ये भी सारा सब कुछ क्लियर हुआ। अब यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो क्लास है इसको यहां तक ही एंड करेंगे। उसके बाद जो भी पढ़ना है अपने को अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वाला जो वीडियो, ये क्लास है, ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक, अब आपको लास्ट में क्या करना है क्या नहीं करना, थोड़ा सा ये ध्यान रखें। क्या है, इस वीडियो को एक बार देख लिया आपने, थोड़ा सा रिवीजन मार लें इसको। ठीक है, फटाफट फिर से एक बार देख सकते हैं, या फिर आपने जो कॉपी में लिखा है उससे रिवीजन मार लें। क्लियर है। और बाकी आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन जरूर दबा लेना है, ताकि हर एक क्लास आपको मिलती रहे। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।